नमस्कार, मिथक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपक वत्स। अक्सर प्रेशर, दबाव या ये कहें कि किसी भी तरह की टेंशन लेने के बाद आप एक जगह रुक जाते हैं, थम जाते हैं और शरीर आपका साथ देना छोड़ देता है। अक्सर ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियाँ आपको अपने आगोश में ले लेती हैं और उसके बाद आप डॉक्टर का रुख करते हैं। मेरे साथ हैं अश्वमेघ सिंह बालियान डॉक्टर और वो 90 साल की उम्र की बुजुर्ग महिला और युवक का सफल सर्जरी ब्रेन हेमरेज का कर चुके हैं। उनसे मैं आपको रूबरू कराऊँगा, बात करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्पाइनल कॉर्ड जिसको लेकर आप अक्सर परेशान रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि शरीर में आपके दर्द किस वजह से बने हुए हैं, उसको लेकर भी सफल ऑपरेशन इन्होंने किए हैं। हालाँकि अगर आप इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको शायद दिल्ली या गुड़गाँव से पहले किसी भी डॉक्टर का रुख आपको नहीं करना होता है क्योंकि यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो उससे पहले आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा ही नहीं जो इस तरह की सफल सर्जरी कर सके। लेकिन मुज़फ्फरनगर की ये बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर इन दोनों परेशानियों का समाधान आपको मिल रहा है और सफल ऑपरेशन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने किया भी है। तो मेरे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। जी, जी। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी सफलताएँ रही हैं। चर्चाओं में आप रहे हैं, आपने सफल ऑपरेशन किए हैं। ब्रेन हेमरेज पे मैं आता हूँ। आपकी अभी जो आपने 2 ऑपरेशन किए हैं, उसमें किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई? देखिए, चुनौती सबसे पहले तो ब्रेन हैमरेज अपने आप में ही एक चुनौती है। दूसरा है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जब भी ब्रेन हैमरेज होगा उसका प्रमुख कारण बीपी का बढ़ना रहता है। तो वो बीपी एकदम कम नहीं होता है तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि हमें बीपी मेंटेन करके चलना है कि जिससे दोबारा ब्लीडिंग ना हो। और तीसरा सबसे चुनौतीपूर्ण काम ये था कि उसमें उम्र जो थी दोनों ही लोगों की, एक महिला थी और एक गुरुजी थे। दोनों की उम्र 90 वर्ष से अधिक थी। गुरुजी की तो होगी तो 90-92 के आसपास उम्र थी। और ये बहुत ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है कि एक 90 वर्ष की आयु में आपको सर्जरी करना है और उन्हें बेहोशी से फिर बाहर भी लाना है कि उनको घर भेजा जा सके। तो हम और हमारी टीम ने यहाँ न्यूरोसिटी हॉस्पिटल में पूरा इक्विप्ड है कि हम ऐसे लोगों का, ऐसे मरीजों का इलाज कर सकें। तो मैं देख रहा था कि अक्सर अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है, तो बहुत लंबा सफ़र तय करके मरीज को ऑक्सीजन के माध्यम से एक अस्पताल में ले जाना भी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आस-पास के एरिया की अगर हम बात करें, तो आपके आ जाने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो देखिए यही है और हमारा भी प्रयास यही है कि हम यहाँ की जनता को वो सर्जरी और वो सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ जिनके लिए उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दिल्ली भागना पड़ता था। तो प्रयास हमारा यही है और देखिए सफल हो पाएँगे, ये आप लोगों का वो है। सफलता तो आपके हाथ लगी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपके साथ है क्योंकि आपने सफल ऑपरेशन इस उम्र में किया है जहाँ पर बीपी को कंट्रोल करना और बहुत सारी समस्याएँ शरीर में होती हैं, उन सबको कंट्रोल करने के बाद, एक बैलेंस बनाने के बाद, आपने उस शरीर को अ, बीमारी से लड़ने की ताकत दी और उसके बाद आज वो शायद सफल ऑपरेशन आपका रहा है और ट्रीटमेंट भी आपके यहाँ से ले रहे हैं। दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अभी मैं देख रहा था इमरजेंसी आपके पास अभी एक केस आया है, ब्रेन हेमरेज का ही है, उसमें स्लॉट बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह क्या रहती है सर? कहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है? कैसे पता कर पाएँ हम लोग कि हम ब्रेन हेमरेज की तरफ बढ़ चले हैं? देखिए ब्रेन हैमरेज एक इमरजेंसी है, तो इसके लिए कोई भी आपको पहले से ही लक्षण नहीं मिलेगा कि जिससे आप पता कर पाएँ कि हमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है कि नहीं। ये एक रिस्क है, जो आम जनता पे स्टडी करके देखा गया है तो उसमें है कि एक उम्र के बाद जिन्हें बीपी की शिकायत है और नहीं भी है तो एक अवस्था के बाद 70 की उम्र के बाद आपको 5 से 10% रिस्क है कि साल में ब्रेन हैमरेज हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो। लेकिन अगर आप बीपी से ग्रसित हैं और अपनी दवाइयाँ सही माध्यम से नहीं ले रहे हैं, उसमें नागा कर रहे हैं, कभी आपने ले ली, बीपी बढ़ा, सर दर्द हुआ तो ले ली, वरना छोड़ दी कि अब तो बीपी ठीक है, नहीं ले रहे हैं। अगर इस तरह से दवा लेंगे तो फिर परिस्थितिपूर्ण कोई परिस्थिति ऐसे बने, आप मेहनत का कार्य कर रहे हैं या सर्दियों का समय है, जैसे ये ब्रेन हेमरेज सर्दियों में ज़्यादा देखे जाते हैं, या फिर टेंशन का कोई घर में विषय चल रहा है, आपने उसके बारे में सोचा, सडनली बीपी बढ़ने से, पहले से ही एक आप बीपी से ग्रसित हैं और फिर सडनली किसी कारणवश आपका बीपी बढ़ा तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। यानी कि आपको अपने शरीर पर कंट्रोल करना होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा और बहुत सारी ऐसे तनाव वाली चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। तो शरीर के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके? आप अक्सर राय देते रहते हैं मरीज़ों को कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आज के टाइम में तो खाना तो ये समझिए कि मैक्सिमम मिलावटी वाले खाने आ रहे हैं, उसकी पहचान भी आम आदमी नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपकी तरफ से आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, हमारी तरफ से हम जो राय देना चाहते हैं वो ये है कि पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र को हम कम नहीं कर सकते। दूसरा है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हैं,
हम उन्हें भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम जो प्रयास कर सकते हैं कि उन्हें हम कंट्रोल रखें। शुगर, बीपी तुरंत फिजिशियन से, एक्सपर्ट से परामर्श लें, कंट्रोल करें, मेडिसिन जैसे वो दे रहे हैं खाते रहें। तीसरा क्या है कि बढ़ती उम्र को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पे काबू किया जा सकता है। वो रेगुलर व्यायाम या मॉर्निंग वॉक या साइकिलिंग या घर पे ही योगा, कोई भी जो व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार कर सकता है, वो ज़रूर करे। हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट का एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको जिम ही जाना है या बहुत मेहनत का काम करना है, दंड बैठक लगाने हैं, नहीं। कोई भी कार्य ऐसा जो 20 मिनट आपको करना है, जिसमें वॉकिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, साइक्लिंग हो सकती है, योगा घर पे हो सकता है, अगर स्विमिंग की फैसिलिटी है, आप जानते हैं स्विमिंग कर सकते हैं। ऐज के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार कुछ ना कुछ ज़रूर करें। इसी से ही हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। और दूसरा, जैसे आपने खाने की बात करी कि मिलावटी खाना है, तो वो तो देखिए आजकल बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाद ही इतना डल रहा है खेतों में कि क्या मार्केट में आ रहा है कह नहीं सकते। तो घर का ही ज़्यादातर खाएँ बना हुआ, और बाहर का खाने पे नियंत्रित रखें, यही कर सकते हैं सर, स्वस्थ जीवन। आपकी दूसरी बड़ी उपलब्धि है स्पाइनल कॉर्ड का आपने सफल ऑपरेशन किया है। अक्सर दर्द बढ़ता चले जाता है, हम लोग लापरवाही करते चले जाते हैं और पता नहीं लगता कि एक बड़ी बीमारी से हम लोग ग्रस्त हो गए हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित क्या कुछ समस्याएँ उजागर होती हैं? कैसे-कैसे इसका मतलब शुरुआती दौर होता है? इसके बारे में सर थोड़ा बताएँ। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो कहा जाए, उसके लिए बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन जो सबसे आम बीमारी हम आजकल देखते हैं वो है डिस्क की प्रॉब्लम, कमर दर्द। आम तौर पे कमर दर्द बहुत बढ़ गया है, सर्वाइकल बहुत बढ़ गया है, जो हम सुनते रहते हैं। इन सब का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम जो है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया हमारा। हम बैठे रहते हैं, घर से चले ऑफ़िस में बैठ गए, ऑफ़िस से चले घर पे जाके बैठ गए। हमारा व्यायाम खत्म हो गया है, फिज़िकल एफ़र्ट खत्म हो गए हैं, सुविधाएँ बढ़ गई हैं, तो चलना बंद कर दिया है हम लोगों ने। तो ये सब कारण से सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल एक बहुत महत्वपूर्ण वो है, जिसकी वजह से कमर दर्द रहता है। प्लस परिश्रम का काम, पोस्चर सही ना रखना, वज़न उठाना, ये सब और कारण हैं जिनकी वजह से डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूसरा, अगर आपको डिस्क की समस्या हो गई है, तो समझना ये ज़रूरी है कि हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। 85% से डिस्क जो है वो दवा से ही ठीक हो जाता है। 3 से 4 हफ्ते का उसमें समय ज़रूर लगता है। अब जो चेंज आ गया है, जो पुरानी सोच में बदलाव करने की वो है, वो ये है कि पहले सबको लगता था कि स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, मामला और ख़राब हो जाएगा, जितना चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाएँगे, ऐसी बहुत सारी मान्यताएँ हमारे समाज में हैं। लेकिन वो उस ज़माने की बात है जब हमारे पास ना सीटी स्कैन हुआ करते थे, ना एमआरआई हुआ करते थे, एक्स-रे भी कहीं-कहीं जिले में एक जगह उपलब्ध थे। उस समय का वो दौर था कि स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते थे कि बीमारी है किस वजह से, और बेड रेस्ट दे दिया जाता था कि भैया 6 महीना बिस्तर पे लेटे रहो। लेकिन आजकल क्या है, हमारे पास एमआरआई जैसी सुविधाएँ जो कि हर जिले में उपलब्ध हैं, छोटे-छोटे कस्बों में भी हैं कहीं-कहीं। तो अगर आप इस कमर दर्द से ग्रसित हैं, अपने डॉक्टर से परामर्श लें, और अगर उन्हें लगता है कि इसमें एमआरआई की आवश्यकता है, एमआरआई करा के हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि समस्या क्या है? क्या उसमें डिस्क है? क्या इन्फेक्शन हो गया टीबी की वजह से हड्डी गल गई है? या उसमें कोई ट्यूमर बन रहा है ना? या उसमें कहीं और का कैंसर है जो हड्डियों में फैल गया है? तो वो सब एमआरआई के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, और उसके हिसाब से इलाज है। अगर डिस्क का दर्द आपको इतना है कि 4 हफ्ते बाद दवाई से भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बहुत छोटा-सा प्रोसीजर है एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी, जो लेटेस्ट इसके लिए प्रोसीजर है, जिसमें 1 सेंटीमीटर से भी छोटा कट आता है, एक टाँके का सर्जरी है, अगले ही दिन छुट्टी हो जाता है, और आपका पूरा दर्द उसी दिन चला जाता है। सर, तो आपने भी एक सफल ऑपरेशन भी किया था, उसमें क्या-क्या समस्याएँ आई थी? क्योंकि आप बता रहे थे कि वो काफ़ी इधर-उधर घूमने के बाद जब आपके पास आए, तो बीमारी तब तक काफ़ी हद तक बढ़ गई। उसको कैसे आपने कंट्रोल किया? देखिए, एक महिला थी 25 वर्षीय, वो आए थे हमारे पास, पचैंडा गाँव के ही वो रहने वाले थे। 4 साल से वो कमर दर्द से ग्रसित थे। धीरे-धीरे वो कमर दर्द बढ़ता रहा, वो इधर-उधर गाँव में जहाँ जिसने सलाह दी उन्हें दिखाते रहे। उनके बहुत एमआरआई भी हुए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनकी जाँच ना करते हुए उस जगह का एमआरआई कभी नहीं कराया जहाँ से बीमारी शुरू हुई। जब हमने उन्हें देखा, वो इतने 4 एमआरआई अपने साथ लाए थे, और लगभग दर्जनों कागज़ उनके पास थे, लेकिन किसी में भी उनका एग्ज़ामिनेशन नहीं लिखा था।
जब मरीज को एग्जामिन किया गया तो पता लगा कि उनके टांग में भी ताकत नहीं है और वो बिस्तर पे भी करवट नहीं ले पाते। तो जो निचले कमर का हिस्से का एमआरआई हो रखे थे वो सब व्यर्थ थे। उनका एमआरआई ऊपरी कमर का कराया गया, उसमें एक ट्यूमर मिला जिसने नस को इस कदर दबाया हुआ था कि हाथ पैर और चल ही नहीं पा रहे थे, वो करवट भी नहीं ले पा रहे थे। उनको सर्जरी का सुझाव दिया गया, सर्जरी किया गया। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी ज़रूरी थी क्योंकि 4 साल से वो कॉर्ड दबी हुई थी। तो 4 महीने के उपरांत मरीज अपने आप ही चलने फिरने लगा है और अपने सारा काम खुद कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। सर वाक़ई आपने बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं और आशीर्वाद रहा है उस प्रभु का भी आपके साथ में। सर नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि स्वस्थ रहना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। से दब जाने के बाद कई ब्रेन हेमरेज के अलावा भी कई अन्य बीमारियाँ होती हैं। हाथों में झनझनाहट या पूरे शरीर में झनझनाहट, समझ नहीं पाता आदमी के बॉडी में हो क्या रहा है, तो पैरालिसिस तक की कंडीशन बन जाती है। तो वो क्या कैसे सर किस तरह की उसकी शुरुआत होती है और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जो आपने झंझनाहट की बात की है, तो हाथों पैरों की झंझनाहट भी एक बहुत अहम समस्या है जिससे आजकल बहुत लोग ग्रसित हैं, है ना? लेकिन उससे पैरालिसिस नहीं होता है। ये एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं भ्रम है कि अगर हाथों पैरों में झंझनाहट चल रही है और आगे समय चल के उससे पैरालिसिस हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरालिसिस एक इमरजेंसी कंडीशन रहती है, वो ब्रेन हैमरेज का ही दूसरा पार्ट रहता है जिसमें क्लॉटिंग हो जाती है तो पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ, गर्दन की नस दबने से ज़रूर हाथ का काम करना कम हो सकता है, धीरे-धीरे झनझनाहट रह सकती है, वो एक अलग ही हिस्सा है। दूसरा आम तौर पर जो झनझनाहट रहती है मरीजों में, उसमें जो समस्या मिलती है वो होती है न्यूरोपैथी, उसे मेडिकली बोला जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज़। जो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिससे मरीजों को हाथों और पैरों के दोनों हिस्सों में झंझनाहट रहेगी। हाथों में जितने हिस्से में जितने में ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं और पैर में इतने हिस्से में जितने में सॉक्स या मोजे पहने जाते हैं। उसे ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ न्यूरोपैथी भी इसीलिए बोला जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो यंग पेशेंट्स में आजकल मिलता है वो है स्ट्रेस। जब तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम उसको वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति के कारण सोच रहे हैं या कोई बिज़नेस में लॉस है, पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होने की वजह से, स्ट्रेस बनने की वजह से भी उसका एक रूप झंझनाहट के रूप में सामने आता है कि चारों हाथों पैरों में झंझनाहट होने लग रही है, सर में झंझनाहट है ना? तीसरा वो है कि अगर गर्दन में आपकी नस दबी है या कलाई में, एक बहुत ही यहाँ पे मैं जो मरीज आते हैं उसमें एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ मिलती है वो हमें मिलती है कि कलाई में नस दब जाती है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। उसकी वजह से हाथ में खासकर कि हाथ के हथेली की तरफ अंगूठे और पहली 2 उँगलियों में झनझनाहट, सूंदपन रहेगा जो कि रात के समय बढ़ जाएगा। या कोई भी ऐसा काम करेंगे जैसे कपड़े निचोड़ना, दूध निकालना, हमारी माताएँ बहनें गाँव में दूध पिलोती हैं, निकालती हैं, कपड़े धोना, तो इन्हें ऐसे कार्य करने के बाद हाथ बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे है ही नहीं। इतनी झनझनाहट, सूंदपन इस कदर उसमें बढ़ जाता है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है जिसमें हथेली में नस दब जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे निम्न प्रकार के कारण हैं जिसकी वजह से हाथों में झनझनाहट रह सकती है। अगर हाथों में झनझनाहट है आपको और जो नहीं ठीक हो रही है, आपकी डेली एक्टिविटी को अफ़ेक्ट कर रही है, तो आप डॉक्टर से परामर्श लें और देखें कि वो किस वजह से है और उसका इलाज करें। और अगर आपको क्षण भर के लिए ही झंझनाहट महसूस दे रही है, ठीक है और कई दिन तक आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ़ अपने खान-पीन में हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो हैं, जो हमें विटामिन बी 12 पहुँचाती हैं, उनका सेवन करें और स्वस्थ लाइफ़स्टाइल सर कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश यही है जी, स्वस्थ रहें, अपना व्यायाम या कुछ प्राणायाम जैसा या वॉकिंग कुछ अपने जीवन में अपनाएँ जो रोज़ करें। अच्छा स्वस्थ भोजन अपनाएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, यही मेरी सबसे विनती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो वो आप ही के हाथ में है, आपको कैसे स्वस्थ रहना है और ज़िंदगी को किस तरह से आपको जीना है, वो सब आपके हाथ में है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए थे। चलिए फिर इस कार्यक्रम में फिर किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएँगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।